एक हाई स्कूल में बात चल रही थी। सभी टीचर बैठकर बात कर रहे थे कि अब की बार बच्चों को घुमाने के लिए कहां पर ले जाया जाए। दोस्तों, उस स्कूल का नाम था, पूरे वहां पर जहां पर वो स्कूल होता है वहां पर उसका नाम पूजता था, क्योंकि उस स्कूल में संस्कार और बच्चों को रिश्तों के बारे में समझाया जाता है। तो वहां पर एक टीचर कहता है प्रिंसिपल सर से कि सर कैसा हो, अब की बार बच्चों को वृद्ध आश्रम ले जाया जाए और वहां पर बताया जाए कि आपके जो माँ बाप होते हैं वो आपके अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं और आप इन सब चीजों से सीख ले सके। जब ये बात प्रिंसिपल सर सुनते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं, अरे त्यागी जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी, अब आपकी बात पक्की डन है और एक वृद्ध आश्रम डिसाइड कर लिया जाता है। दोस्तों, उस स्कूल में एक लड़की भी होती है। लड़की का नाम मन्नू होता है। मनु मनु उसको सब किया करते और मनु बड़ी खूबसूरत थी। 10वीं क्लास का टूर जा रहा था। अब मनु भी अपने माँ बाप से बात कर लेती है कि मम्मी पापा, मुझे भी टूर में जाना है और अब की बार सर ने हमसे कहा है कि आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है, आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि रिश्ते क्या होते हैं और आज के लोग हमारे रिश्तों को कैसे भूल गए हैं। अब वो अपने घर से अपना लंच पैक कराती है और भी ज्यादा भोजन लेकर घर से आती है और दोस्तों उनकी बस चली जाती है वृद्धाश्रम में। अब मनु भी वृद्धाश्रम में जाती है और वहां पर सभी बुजुर्गों को, जो बच्चे अपने घर से खाना लेकर आए हैं, वो खाना बांटने लगते हैं। और जैसे ही मनु एक बुजुर्ग महिला के पास खाना देने के लिए जाती है तो उसके हाथ से लंच छूट जाता है और वहां पर मनु बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, पूरा स्टाफ स्कूल का जो होता है उस लड़की को चुप कराने में रह जाता है। आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्या देख लिया था, उस बुजुर्ग महिला में ऐसा क्या था कि जो वो इतनी जोर जोर से रोने लगी थी और कहने लगी थी उस बुजुर्ग महिला से कि माँ, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो बिल्कुल भी हमारे साथ रहने लायक नहीं है, और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आप सभी लोगों को भावुक कर सकती है और यहाँ पर दर्शाया गया है कि बच्चे अपने मतलब के लिए कितने खुदगर्ज हो जाते हैं, कितने मतलबी हो जाते हैं कि वो अपने उस माँ बाप के दर्द को भी भूल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काशी नाम की एक महिला से। काशी नाम की महिला ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और बेटे की जब से शादी हुई है, बेटा अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरे शहर में रहता है और काशी अपने घर में रहती है। लेकिन काशी अपनी पोती को पाल पोस कर बड़ा करती है, क्योंकि जब से उसकी पोती हुई है, पोती का नाम मन्नू होता है, तो काशी मन्नू को अपने पास रखा करती है। अपने बेटे से कहती कि बेटा, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है, इसी वजह से मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास रखती हूँ। काशी अपनी पोती की परवरिश बहुत अच्छे से करती है, उसे हर वो अच्छी बुरी चीज के बारे में बताती है, सिखाती है। दोस्तों, ये एक लेवल होता है जब दादा दादी कई बच्चों की जिंदगी में नहीं होते तो शायद उनका जिंदगी का एक अहम हिस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर काशी अपनी पोती को, अन्नू को, पूरा वो हिस्सा दे रही थी और अपनी पोती को रिश्तों के बारे में पढ़ा रही थी। यहाँ पर काशी का एक पोता होता है, वो अन्नू से बड़ा होता है, वो काफी बड़ा होता है और बेटे बहू दूसरे शहर में रहते हैं। अब जिंदगी चल रही थी, लेकिन जो बेटा होता है वहां पर, जहां पर वो नौकरी कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, वहां दोस्तों उसकी नौकरी हट जाती है और बहुत दिनों बाद उसकी नौकरी हटी थी। जब से वो लगा था, आज उसके साथ ऐसा हुआ है। अब वहां पर उस बेटे के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और घर भी उस बेटे को बेचना पड़ता है, इतना कर्जा होता है। तो यही सब चीज देखकर वो बेटा अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी माँ के घर आ जाता है। माँ का पति सरकारी टीचर था। दोस्तों, माँ की सैलरी बंधी हुई होती है। अब उसके बाद वो बेटा वहां पर आकर अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढने लगता है। एक अच्छी खासी नौकरी करता था। अब इसके बाद वो यहाँ पर नौकरी ढूंढने लगा था, लेकिन जो काशी की बहू है वो अपनी सास को देखकर बहुत गुस्सा हुआ करती, क्योंकि उसे अपनी सास अच्छी नहीं लगा करती। दोस्तों, कभी भी वो अपनी सास के साथ नहीं रही है, लेकिन अब 2-4 महीने से जब रह रही है तो उसे सास एक आंख नहीं भाती है और वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है। काशी की बेटे की बहू उसके बेटे को भरा करती, उसके कान भरा करती और कहती कि तुम्हारी
माँ है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाना, और अब ये घर तो उस घर से भी बड़ा है, यहाँ पर भी काम करना, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। काशी की पोती जो उसके पास रहा करती, वो ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रही थी जैसे पहले जी रही थी। अब यहाँ पर अन्नू का बड़ा भाई भी आ जाता है, और बड़ा भाई भी काशी के और अन्नू के साथ रह रहा था। बड़ा भाई भी समझता है अपनी दादी के प्यार को। अक्सर वो छुट्टियों में आया करता, लेकिन अब हमेशा रहने के लिए यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों, जो बड़ा भाई था अन्नू का, वो डॉक्टरी करना चाहता था। डॉक्टरी भी वो विदेश से करना चाहता है। तभी वो अपनी दादी से कहता है कि दादी, मुझे ना विदेश पढ़ने जाना है, मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे यहाँ से डॉक्टरी नहीं करनी, मुझे विदेश से डॉक्टरी करनी है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, जो काशी होती है उसने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। उन पैसों को अपने बेटे के हाथ में रखते हुए कहती है कि बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं इन पैसों का क्या करूंगी। तेरा बेटा विदेश जाकर पढ़ना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है, तो तेरी जिंदगी भी अच्छे से निकल जाएगी। तो अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दे। अब यहाँ पर काशी अपने पोते को विदेश भेज देती है अपने पैसों से, और दोस्तों, जिंदगी आगे चलने लगती है। लेकिन जो काशी के बेटे की बहू होती है, वो कहती है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारी माँ का काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इतना खाना बनाना, इतना ये सब कुछ करना। दोस्तों, जो काशी का बेटा है वो बड़ी अच्छी जिंदगी शहर में गुजार रहा था, लेकिन कुछ उसके उल्टे सीधे काम होते हैं जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब जाता है और उसका घर तक बिक जाता है। उसकी पत्नी को वही सब चीजों की आदत पड़ी हुई थी। वो अपनी सास का खाना बनाने में बिल्कुल बहुत परेशान हुआ करती, और उसे अपनी सास बहुत ज्यादा बुरी लगने लगती है। अब घर में रोज की लड़ाइयां होने लगी थी। काशी हमेशा चुप रहा करती। कई बार बहुत जोर जोर से उसकी बेटे की बहू चिल्लाया करती, लेकिन काशी कुछ भी नहीं कहती है। इन सब चीजों को अन्नू भी देख रही है, और वो भी परेशान होने लगती है कि ये मेरी माँ इतना ज्यादा मेरी दादी से क्यों लड़ाई करती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती है। इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर जो काशी का बेटा होता है, वो एक दिन कहता है कि माँ, ये घर आपके नाम है, कैसा हो अगर आप ये घर मेरे नाम करा दो। दोस्तों, काशी के अंदर कोई भी द्वेष भाव नहीं होता है। वो अपना हिस्से का घर, जो उसका घर था जिसमें वो पहले से ही रह रही थी, जो उसके पति ने बनाया था, वो घर भी अपने बेटे के नाम कर देती। कहती है कि बेटा, 4 दिन की जिंदगी है, वैसे भी ये घर तेरा ही है, आज दूं या कल दूं, ऐसी कोई बड़ी बात हो रही होती है। और दोस्तों, यहाँ पर वो बेटा घर को लेने के बाद अब दोनों पति पत्नी कमरे में बैठकर प्लान बना ले लगते हैं कि इस बुढ़िया को घर से कैसे निकाला जाए। अब इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि अगर हमारे बच्चों को पता चला कि हम अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं, तो ये बच्चे हमारी तरफ कैसे देखेंगे, क्या बात करेंगे हमारे बारे में। तो यहाँ पर जो अन्नू की माँ होती है, काशी की बेटे की बहू, वो कहती है अन्नू से कि बेटा, दादी कुछ दिन के लिए बाहर जाएगी, और तुम्हें क्या ये सही लगेगा। तो वो कहती है कि हाँ मम्मी, दादी को भी घूमने का हक है, जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर अन्नू की मम्मी कहती है कि बेटा, तुम्हारी दादी अपने मायके जाएगी, और कई महीनों में लौटकर वापस आएगी। अब ये बात सुनकर अन्नू आई गई इस बात को कर देती है। अब यहाँ पर जो काशी का बेटा होता है, अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि माँ, मेरी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मैं क्या करूं, मैं तुम दोनों के बीच में पिसकर रह गया हूं, अब मैं कहाँ जाऊं, वो मुझे धमकी दे रही है। वो एक चाल चलता है अपनी माँ के प्रति, और वो कहता है कि ये मुझे धमकी दे रही है कि घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर माँ ये घर छोड़कर जाएगी तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा, अन्नू की देखभाल कौन करेगा, उसका एक बेटा विदेश में है, ये सब कुछ कैसे होगा। दोस्तों, ये बात सुनकर माँ कहती है कि बेटा, तू चाहता क्या है, मुझे पूरी बातें खोल कर बता दे। तो वो कहता है कि माँ, मैं चाहता हूँ कि तू एक वृद्ध आश्रम में जाए, और ये बात तू यहाँ पर किसी को भी मत बताना, अपनी पोती को भी मत बताना, अन्नू को भी, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। दोस्तों, माँ कहती है कि बेटा, मुझे एक रात का वक्त दे दे सोचने के लिए। तो बेटा कहता है कि हाँ माँ, 2-3 दिन खूब अच्छे से सोचो। दोस्तों, जब काशी सोचती है तो कई बार रोती है, और उन पलों को याद करती है कि इस बेटे को कितने अच्छे से पाला था, लेकिन आज इसने मेरे सामने शर्त रख दी है, और ये चाहता है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूं, तो फिर मेरा रहने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। जब इन्हों के दिलों से ही मेरे लिए जगह खत्म हो गई है, तो इस जगह को लेकर मैं क्या करूंगी। और दोस्तों, काशी दूसरे दिन ही अपने बेटे से कहती है कि हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ, तो चाहे मुझे उस वृद्धाश्रम में छोड़ा। वो कहता है कि माँ, मैं आपको इस शहर के वृद्धाश्रम में तो नहीं छोड़ सकता, दूसरे शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ूंगा। अब यहाँ पर काशी अपनी पोती को समझाती है, कहती है कि बेटा,
मैं कई दिनों के लिए घूमने को जा रही हूँ। पहले तो मैं अपने मायके जाऊंगी, उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी, तो मुझे काफी वक्त लग जाएगा, 6 से 7 महीने लग जाएंगे। तो बिल्कुल भी तुम मेरे बिना उदास मत होना। दोस्तों, अन्नू अपनी दादी के लिए बहुत ज्यादा रोती है, कहती है कि माँ, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा दादी, मैं कैसे यहाँ पर रहूंगी, मुझे तो बचपन से आपकी ही आदत है। लेकिन वो कहती है कि आपका घूमना भी जरूरी है। और दोस्तों, काशी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन निकलते हैं, तो जिस स्कूल में अन्नू पढ़ती है वो स्कूल हमेशा अपने नाम पर जाना जाता। वो इसलिए जाना जाता है दोस्तों, वहाँ का जो स्टाफ होता है, जो उस स्कूल का इंचार्ज होता है, वो बच्चों को रिश्तों के बारे में और बहुत जो बाहर का ज्ञान होता है सभी ज्ञान दिया जाता है। उस स्कूल का इन सब चीजों में नाम होता है। अब उस स्कूल में एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग में सभी अध्यापकों को बुलाया गया है और सभी अध्यापक एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब की बार बच्चों को घुमाने कहाँ पर ले जाएं, जो ट्रिप जाने वाली है। और ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे बच्चों को एक प्रेरणा मिले या सीख मिले या समाज के बारे में कुछ जानने की इच्छाएं हों। तो वहां पर एक त्यागी जी सर होते हैं, तो वो कहते हैं प्रिंसिपल से कि अरे सर, सबसे अच्छी जगह मैं बताता हूँ आपको, क्यों ना अब की बार बच्चों को वृद्ध आश्रम ले जाया जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि रिश्तों में क्या हो रहा है और आज उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। सभी स्कूल वाले इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन ये बात बच्चों को नहीं बताई जाती है। बच्चों की क्लास में जाकर अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई, तुम लोगों को एक सरप्राइज है जहां पर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस क्लास में जो अन्नू होती है वो भी आती है, 10वीं क्लास में अन्नू पढ़ती है। दोस्तों, अन्नू बड़ी खुश हो जाती है, अपने मम्मी पापा को ये बात बताती है और कहती है कि मम्मी पापा, मुझे भी ट्रिप में जाना है। तो अन्नू का पिता राजी हो जाता है और अन्नू अपनी माँ से खाना बनवाकर उस ट्रिप पर घूमने के लिए चली जाती है। दोस्तों, वो ट्रिप जाकर एक वृद्ध आश्रम पर रुकती है और जैसे ही बस वहां पर रुकती है तो प्रिंसिपल सर और जो और टीचर उनके साथ आए हैं वो बताते हैं कि बेटा, यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी का एक अहम पार्ट है। पार्ट ये है, जिस तरह से इन बुजुर्ग लोगों को उनके बच्चों ने छोड़ा है, तुम्हें ये काम अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने माँ बाप की सेवा करनी है, उन्हें पूजना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया जाता है दोस्तों पेरेंट्स के प्रति, और उन्हें समझाया जाता है बच्चों को कि हमें आगे कैसे रहना चाहिए, अपने माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बच्चों को रूबरू कराया जाता है बुजुर्गों के दर्द से। कोई बुजुर्ग रो रहा है, कोई बीमार है, कोई अपने बेटे को याद कर रहा है, कोई अपनी बेटी को याद कर रहा है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि बच्चे, तुम जो भी खाना लेकर आए हो, चलो अब अपने खाने में से एक हिस्सा इन बुजुर्गों को देना होगा। ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये करके देखो। तो सभी बच्चे खाना देने लगते हैं। दोस्तों, अन्नू एक बुजुर्ग महिला के पास जैसे ही खाना परोसने को होती है तो उसे दिखाई देता है कि ये तो उसकी दादी है। अन्नू एकदम से झट से बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी और माँ, पिताजी ने तो मुझसे यही कहा है। तो वो दादी अपनी पोती के हाथ को लेकर हाथ में बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि हाँ बेटा, मेरी अंतिम यात्रा यही है और यहीं से मैं अपनी अंतिम यात्रा करूंगी। यहाँ पर उस पोती को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी के गले लग जाती है कस के और कहती है कि दादी, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो दुनिया के सबसे बुरे मम्मी पापा हैं, आपके साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब ये बात पूरा स्कूल का स्टाफ देखता है और बच्चे देखते हैं तो वो भी इस मंजर को देखकर दोस्तों भावुक हो जाते हैं। अब इसके बाद जो अन्नू होती है वो घनी देर तक अपनी दादी के पास बैठी रहती है और वो अपने दिमाग में सोचती है कि दादी, मम्मी पापा को अगर अब सबक नहीं सिखाया तो फिर जिंदगी भर वो ऐसे ही रहेंगे और अपने मन में अपने आप को क्या बनेंगे। तो यहाँ पर अन्नू अपने पूरे स्कूल के स्टाफ से कहती है कि मेरे माँ बाप को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अपनी दादी से मिली हूँ। सभी बच्चों को समझा देती है दोस्तों, और उसके बाद अन्नू उस ट्रिप से घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद कई बार उसे गुस्सा आता है अपनी माँ के सामने कि मैं इसको खरी खोटी सुनाऊं, लेकिन वो नहीं कहती है दोस्तों। अब वो अपने भाई के पास फोन करती है, अपने भाई के पास फोन करती है और पूरी बात अपने भाई को बताती है। तो वो भाई भी रोने लगता है और कहता है कि बहन, हमारे माँ बाप क्या सच में ही इतने बुरे हैं? क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ पर अन्नू कहती है कि भैया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मम्मी पापा को सबक सिखाना जरूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
किसी दिन हमारा भी दिमाग ऐसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अन्नू अपने भाई से कहती है कि भैया कुछ ना कुछ सोचने में मेरी मदद करो। तो यहाँ पर अन्नू का भैया वहां पर सोचता है, कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। मेरी दादी ने तो मेरे पढ़ने के लिए पैसे दिए थे और वो ऐसे दर दर की ठोकरें खा रही है, ये तो बहुत बुरी बात है। दोस्तों जो अन्नू का भाई होता है वो विदेश से अपने साथ अपनी एक दोस्त को लाता है और उसे वो समझाकर वहां से इंडिया लेकर आता है अपनी पत्नी बनाकर। ये सारी बातें अन्नू को पता होती हैं और जैसे ही अन्नू का बड़ा भाई उस विदेशी लड़की के साथ आता है, उस लड़की का नाम हरमायनी होता है, वो दोनों ही जने जैसे ही दरवाजा लॉक करते हैं तो वहां पर अन्नू की मम्मी दरवाजा खोलती है और बेटे को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अन्नू की मम्मी बहुत जोर से गुस्सा होती है और कहती है कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए विदेश पढ़ने के लिए भेजा था? तो यहाँ पर अन्नू का बड़ा भाई कहता है कि मम्मी आपने कहाँ पैसे दिए थे? पैसे तो मेरी दादी ने दिए थे, अब मेरी दादी कहाँ पर है? और वो पूरे घर में अपनी दादी को ढूंढने लगता है। तो वो कहती है कि वो तीर्थ यात्रा पर गई है, अभी तुम्हें तुम्हारी दादी नहीं मिलेगी। इसके बाद वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है? और दोस्तों जिस दोस्त को वो अपनी पत्नी बनाकर लाया था उसको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। तो वो कहती है कि अरे सासू माँ, वो अंग्रेजी मैम बोलती है कि अरे सासू माँ, मैं तो आपके बेटे की बहू हूँ और अब मैं इस घर पर राज करने के लिए आई हूँ। कौन सी पढ़ाई, अब तो हम सारी पढ़ाई यहीं पर करेंगे, आपको पोती पोते करके देंगे, आप उन्हें खिलाना। दोस्तों ये बात सुनकर जो अन्नू की माँ होती है, मम्मी होती है, वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। तुरंत अपने पति के पास फोन करती है। वो पति घर आता है। घर आने के बाद वो भी सारे मंजर को देखकर समझ जाता है और यहाँ पर कहता है कि बेटा तुमने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया है, ऐसा तुमने क्यों किया? और उस रात उस घर में खाना भी नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, रात के बाद सुबह होती है। सुबह होते ही जो अन्नू के माता पिता हैं वो अन्नू के भाई की शादी को स्वीकार कर लेते हैं और जिंदगी आगे चलने लगती है। यहाँ पर करीबन जो अन्नू का भाई होता है 20 दिन की छुट्टी लेकर आया था अपनी पढ़ाई से और दोस्तों अब वो दोनों पति पत्नी अपने काम पर लग जाते हैं। अन्नू के भाई और भाभी, जो भाभी बनी हुई थी हरमायनी, अब यहाँ पर हरमायनी अपनी सास को परेशान करने लगती है, उसे टाइम पर खाने को नहीं देती है और जब जो हरमायनी की सास है खाना बनाती तो उस खाने को भी खुद खा लिया करती या कुछ खाने को फेंक दिया करती, अपनी सास को टाइम पर खाना खाने भी नहीं देती है। दोस्तों पूरे घर का काम कराती है, घर में लड़ाई होती है और 10 दिन के अंदर ही हरमायनी ने अपनी पति से कह दिया था कि तुम्हें अपनी माँ को इस घर से निकालना होगा, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, मेरा और इसका गुजारा एक साथ नहीं हो सकता। दोस्तों ये बात जो अन्नू का भाई होता है वो तुरंत अपनी माँ से कहता है कि माँ आपको इस घर से जाना होगा, अगर आप इस घर में रही तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा और मैं अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता और मैं विदेश में भी नहीं रह सकता, क्योंकि इनके मम्मी पापा से हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो हमारी शादी से राजी नहीं थे। दोस्तों ये बात सुनकर जो अन्नू की मम्मी होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगती है और कहती है कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था, तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हारा इतना ख्याल रखा और आज तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत बड़ा विवाद होता है वो बेहोशी की हालत में जाने लगती है और मतलब पूरे फैल बखेर देती है अन्नू की मम्मी। तो यहाँ पर अन्नू का बड़ा भाई कहता है कि बस माँ, इतनी ही देर में आपकी हेकड़ी निकल गई और हमारी दादी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम दोनों पति पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। दोस्तों यहाँ पर अन्नू का पिता भी एकदम चुप सा खड़ा रह जाता है और दोनों पति पत्नी की नजरें नीचे झुक जाती हैं। हरमायनी भी हिंदी की भाषा में कहती है कि हमने सुना था कि भारत में रिश्तों को बहुत अच्छे से समझा जाता है, निभाया जाता है, लेकिन इस घर में तो और ही कुछ चल रहा है। मेरे मन में जो एक छवि बनी हुई थी भारत के प्रति वो छवि बिल्कुल बदल चुकी है। और सुनिए सासू माँ, मैं आपके बेटे की बहू नहीं हूँ, मैं आपके बेटे की दोस्त हूँ और केवल यही सब कुछ चीजों को संभालने के लिए हम दोनों जने यहाँ पर आए थे। इस बात को सुनकर जो अन्नू के माता पिता होते हैं वो बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। पिता को एहसास होता है कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। दोस्तों यहाँ पर वो अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और माफी मांगने के बाद अपनी सास को काशी को लेने के लिए दोबारा वहां पर जाते हैं वृद्धाश्रम में और बड़े सम्मान पूर्वक काशी को घर लाया जाता है। और काशी की जो बेटे की बहू होती है वो कई बार क्षमा मांगती है काशी से और दोस्तों ये बिखरा हुआ परिवार एक हो जाता है और काशी की बड़ी सेवा होती है उस घर में। काशी का पोता विदेश लौट जाता है अपनी हरमायनी के साथ और पोती स्कूल जाया आया करती है। बेटे बहू उसका बहुत मान सम्मान करते हैं और इस घर में दोबारा से खुशियां आ जाती हैं। तो दोस्तों एक पोती ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाली पोती ने अपनी दादी को हक दिलाने के लिए अपने माँ बाप को सबक सिखाया। ये वो कहानी थी जहां आपे पर बीतती है
तो ही जानते हैं। जब अपने ऊपर आती है ना सारी बात, जैसे कि यहाँ पर अन्नू की माँ के ऊपर जब सारी बातें आई तो उसे एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो यही एहसास उसकी सास में भी तो है। दोस्तों, फिल्मी जगत या जो सीरियल चल रहे हैं, सीरियल में सास को बहुत बुरी दिखाया जाता है, ननद को एक डेंजर ननद दिखाया जाता है, हमेशा षड्यंत्र चलते रहते हैं सीरियल जो बने हुए हैं। तो इसी हिसाब से हमारा समाज बदल चुका है। अब बहुएं अपनी सास को हमेशा खतरनाक समझती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सास भी आपको इतना ही प्यार करती है जितना वो अपने बेटे से करती है, इतना ही बहू से करती है। तो अपनी सोच को बदलिए, अपने हिसाब किताब को बदलिए, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए। कैसे लगे आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।